अच्छा चलो ठीक है। ओके हाँ जी अभी हाईलाइट करवा रहा हूँ। सर A1 शुक्रिया भाई बहुत बहुत। अच्छा रिवीजन प्लान भाई जो जा रहे हैं उनको देते रहे ना। पॉज करो। पर इस के पैरास से पहले ये जो रिवीजन प्लान है इसमें एक बात और से सुन लें, जब आपने तैयारी शुरू करनी है तो ये नहीं कि इसके सवाल आप शुरू कर दें रिवीजन प्लान के। बेस्ट तरीका ये है कि जब आपने तैयारी शुरू करनी है तो आपने सबसे पहले जो क्लास में लेक्चर 1 से तरतीब से हम चले हैं ना, तो लेक्चर 1 से तरतीब से आपने चलना है और उन सवालों को देखते रहना है। जो सवाल आपको लिखने की ज़रूरत पड़े वो लिख के कर लें, जो देख के समझ आ जाए उसको देख के कर लें। तो ये तो एहतियातन सवाल बताएं कि कम से कम इनके ऊपर आपने नज़र मार लेनी है। इन सवालों को करने नहीं बैठ जाना, सबको सारे सवाल नहीं हो सकते, लेकिन इन सवालों पर नज़र मार लेनी है ताकि हर किस्म के कॉन्सेप्ट कवर हो जाएँ। जो सवाल आपको लगे कि आपको करना पड़ेगा उसको करें। इसमें कुछ सवाल और ऐड करना हुआ मैं बता दूंगा। इसमें पेज नंबर जो रेलिवेंट हमारा चैप्टर है उसके लिखे हुए हैं, रेलिवेंट वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 के। इसके अलावा लेक्चर 110 से आगे आपको IFRS 15 में काफ़ी सवाल भी दिए थे नोट्स में डाल के, उनको भी नज़र में रखिएगा और ऑर्डर वही फॉलो करें जो हमने क्लासेस में फॉलो किया। और लेक्चर नंबर मेंशनड इन दीज पेजेस ओवरऑल लेक्चर नंबर, एक तो होता है ना टॉपिक का लेक्चर, एक ओवरऑल लेक्चर नंबर। और हैंड रिटन पेजेस जो लेक्चर्स के दौरान दिए हैं उनको भी देखें। कुछ हैंड रिटन पेजेस तो किताब के अंदर हैं, कुछ लेक्चर्स के दौरान दिए हैं। ये आगे सवालों की सारी डिटेल है। अच्छा IFRS के पैरास की तरफ मूव करें जी। इसमें ना कुछ लीज़ के कुछ सवाल हमने वॉल्यूम 2 में डाले हुए हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे मैंने पेज नंबर के साथ ख़ास तौर पे लिख दिए कि ये वॉल्यूम 2 का पेज नंबर है, वरना हर जगह जो रिस्पेक्टिव चैप्टर है वो अपने वॉल्यूम के अंदर ही होगा। अच्छा IFRS के पैरास IS 38 निकालें। IS 38 इसमें सबसे पहले हम अपना IFRS के पैरास वाला सफ़ा खोल लेते हैं। IAS होंगे A नंबर 2 में और IFRS होंगे A1 में, तो A2 आपको खोलना पड़ेगा। अच्छा IS 38 के अंदर आपने पैरा जी इम्पोर्टेंस वाले मैंने इधर हाईलाइट किए हुए हैं, लेकिन वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ये मैंने क्या चीज़ उठाई है और क्या चली गई है, ये मैं इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ आज वेबसाइट के ऊपर अलॉन्ग विद कलर्स। अच्छा जी स्टार्ट विद IS 38। IS 38 में जी किन चीज़ों को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, रिसर्च की एग्जांपल्स, डेवलपमेंट की एग्जांपल्स, और ये डेवलपमेंट का 6 क्राइटेरिया। और अगर आप ये था परचेज एसेट में किन चीज़ों को एसेट की कॉस्ट बनाना है, और ये है इंटरनली जनरेटेड एसेट में किन चीज़ों को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। वो स्टैंडर्ड के पैरा नंबर्स हैं, ये हमारी किताब का रेफरेंस है। तो तरतीब ये होगी कि आप किताब से पूरा टॉपिक तैयार करेंगे, पूरा टॉपिक तैयार करने के बाद आप ये वाले पैराज इस सफ़े को खोल के नज़र मारेंगे और स्टैंडर्ड से इन चीज़ों को हाईलाइट कर लेंगे, बजाय के पहले स्टैंडर्ड से हाईलाइट करें। एक दफ़ा पूरा टॉपिक तैयार कर लें और इन पैराज को खोल के देख लें। अगर आपको किताब का पेज नंबर याद आ जाए ठीक है, वरना किताब का पेज नंबर यहाँ से देख लें। इसमें लेट स्टार्ट विद IS 38 पार्ट ए, किधर है ये IS 38। ये जितने IAS हैं इनके अंदर जो डेफिनेशंस हैं वो आपको स्टैंडर्ड के शुरू में मिलेंगी। कोई भी आपने डेफिनेशन स्टैंडर्ड में देखनी है वो शुरू में मिलेगी IAS में, और डिस्क्लोजर आपको एंड में मिलेंगे। किसी भी टॉपिक का कोई डिस्क्लोजर आ गया, ये चलते चलते देखें पैरा 8 ढूंढ रहे डेफिनेशंस, IAS 38 पैरा 8 डेफिनेशंस।
ये देखो यार, पेज नंबर मैं नहीं बता सकता, बस नहीं स्टैंडर्ड का कौन सा वर्जन है आपके पास? 1798 है, कुछ लोग कह रहे हैं 1789। अच्छा, ये डेफिनेशंस हैं कैरिंग अमाउंट की, कॉस्ट की, डिप्रिशिएबल एसेट की, कोई ज़रूरत नहीं। इसमें डेफिनेशन है एक डेवलपमेंट की। किसकी डेफिनेशन है जी? डेवलपमेंट की। और इसके अलावा इसमें डेफिनेशन है रिसर्च की। ये दो डेफिनेशंस कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, तो मैं इंशाल्लाह अपलोड करते हुए यहाँ लिख भी दूंगा। डेफिनेशंस में डेवलपमेंट की और रिसर्च की डेफिनेशन आप लोग हाईलाइट कर लें, डेवलपमेंट और रिसर्च। नहीं, बस आप सिंपल इस तरह हाईलाइट कर लें, यहाँ से पकड़ के ऐसे, रिसर्च। ये क्यों साथ साथ मूव कर रहा है? रिसर्च। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद पैरा 27 और 28। पैरा 27 और 28 आपको स्टैंडर्ड में ये बताएगा कि हमारे कौन से ऐसे एसेट्स की कॉस्ट में चीज़ें ऐड करनी है। वैसे तो आपको पता है परचेज प्राइस और ये चीज़ें और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स, और कौन सी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करनी। ये भी मेरा नहीं ख्याल इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने एहतियातन येलो में हाईलाइट कर दिया है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिसर्च की एग्जांपल्स पैरा 56, क्योंकि कई दफ़ा वो रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर इन चीज़ों को लिख देते हैं। ये जी रिसर्च की एग्जांपल्स पैरा 56। फिर उसके बाद डेवलपमेंट का 6 क्राइटेरिया। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट, एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट पैरा 59। ओके, इंटरनली जनरेटेड एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, ये भी मेरा नहीं ख्याल इतना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको चीज़ें पता हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कॉस्ट टू रजिस्टर। अब इसमें क्या, किसी और एसेट की अमोर्टाइजेशन, तो ये मेरा नहीं ख्याल ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। जनरल डिस्क्लोजर्स, किताब का पहले पेज 196 खोलिएगा, और इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट के डिस्क्लोजर्स, ये दो मैंने हाईलाइट किए हैं। शायद आपको नज़र मारनी पड़े कभी पेपर में इसमें, लेकिन ये भी मेरा नहीं ख्याल इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट इनको येलो में नहीं किया, सिर्फ पैरा नंबर डाल दिया इनका। 118 जनरल डिस्क्लोजर्स, लाइफ के अमोर्टाइजेशन मेथड के, सारी चीज़ें आप किताब खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेंगी, ऐसे पता नहीं चलेंगी। अच्छा, इसके बाद 122 का सी, 122 का सी, अगर आपको इंटेंजिबल गवर्नमेंट ग्रांट के जरिए मिले हैं तो उसके ये डिस्क्लोजर है। इन द एंड आ जाके यार मेरे ख्याल से बस यही दो रह जानी है, एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च, एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट। बाकी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट पता है, तो हाईलाइट अगर आपने एहतियातन करनी है तो सारी कर लें। पास्ट में यही दो चीज़ें ज़्यादा आती रही हैं। ओके, इसके बाद IAS 12 में बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ऐसी कोई डेफिनेशंस हैं कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की, वो आपको पैरा 5 में IAS 12 में मिल जाएंगी, और कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। IAS 10 में डेफिनेशन देखते हैं एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की, क्योंकि जिस वक्त आपने वो लिखना होगा ना एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, तो आप उसमें इसकी डेफिनेशन अगर साथ लिख आते हैं तो वही असल में चीज़ है। इट इज़ एन इवेंट विच रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस। IAS 10 आपको, हम IAS 38 में थे ना, बिल्कुल अब शुरू में आना पड़ेगा। IAS 10 1284, मेरे तो बहुत पुराने स्टैंडर्ड है, इनको छोड़ो, आप अपने देखो 1284। इसमें पैरा 3 है डेफिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। तो ये डेफिनेशन है एडजस्टिंग की, ए वाला टिक कर लें, और ये डेफिनेशन है नॉन एडजस्टिंग की। लेकिन मेरे ख्याल से ये भी आपको डेफिनेशन याद है। दोज प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट एंड दोज आर इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन दैट अरोज। स्टिल ये फिक्रे भूल जाएं, यू कैन ओपन इट अप। नेक्स्ट पैरा 9, एग्जाम्पल्स हैं एडजस्टिंग इवेंट्स की, लेकिन ये एडजस्टिंग इवेंट्स आपको पता है कौन से हैं, इसलिए इन एग्जांपल्स का शायद आपको इतना फ़ायदा ना हो। शायद आपको याद आ रहा हो बैलेंस शीट डेट के बाद हमने एसेट खरीदा है, बैलेंस शीट डेट से पहले एसेट खरीदा है और उसकी प्राइस बाद में तय हुई है, तो ये क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है। फ्रॉड और एरर हमारे साल हो गया था, हमारे साल के बाद पकड़ा गया, ये कौन सा इवेंट है, एडजस्टिंग। लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जाम्पल्स को ज़रा मैंने हाईलाइट किया है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन सा पैरा है,
11 तो नहीं यार, ये तो गलत हो गया है। नहीं, पैरा 22 है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। 11 कहाँ से आ गया? नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ो, पैरा नंबर इधर देखो, पैरा 22। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, क्यों ये हुए ही बैलेंस शीट डेट के बाद है। बैलेंस शीट के बाद कोई सब्सिडरी खरीद ली, बैलेंस शीट के बाद सोचा बिजनेस डिसकंटिन्यू करें, बैलेंस शीट के बाद कोई एसेट खरीद लिया, बैलेंस शीट के बाद कोई प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, बैलेंस शीट के बाद अनाउंस कर दी रिस्ट्रक्चरिंग, बैलेंस शीट के बाद शेयर इशू कर दिए, बैलेंस शीट के बाद एबनॉर्मल लॉस हो गया, बैलेंस शीट डेट के बाद चेंज इन टैक्स रेट हो गया। ये सारे इवेंट्स क्या हैं बोले? नॉन commencing major litigation arising solely out of event that occur after balance sheet date, और मेजर लिटिगेशन अराइज ही कब हुई? बैलेंस शीट डेट के बाद। ये सारे इवेंट्स कौन से थे? नॉन एडजस्टिंग। तो ऐसी नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की एक लिस्ट दी हुई है। चलें जी, मेन स्टैंडर्ड हमारा जो IS 37 पैरा 10। अब IS 38 के पास वापस आ जाए, वहीं आपको पार्ट A2 में मिलेगा। IS 38, ओके सॉरी, IS 37 पैरा 10, 14। इसके बाद में याद करें, इसके बाद IFRS 15 करते हैं। पैरा 10 प्रोविजन की डेफिनेशन है, इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। लीगल ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन है। कोई भी डेफिनेशन आपको यूज करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की हाईलाइट कर लें सर। और कौन सी डेफिनेशन है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी की, इसकी जरूरत नहीं है। कंटिंजेंट एसेट की भी जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशंस दी हुई हैं बस एक जगह पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। असल है पैरा 14, प्रोविजन रिकॉर्ड करने की 3 शराइत। 3 शराइत किसी को याद है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो और रिलायबल। अब आपने सिनेरियो को पकड़ना है और इस अंग्रेजी के अंदर घुमा शुमा के लिख देना है। ये पैरा खोल के, ये पैरा 14 हर प्रोविजन के सवाल में लिखा जा सकता है। पैरा 14। इसके बाद पैरा 53 और 54, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, रीइंबर्समेंट। पैरा 53 और 54 रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट में मोटी मोटी चीज़ें शायद आपको याद हों। रीइंबर्समेंट में हमने सेपरेट एसेट रिकॉर्ड करने, एक्सपेंस और इनकम को नेट करके शो करने, और प्रोविजन मैक्सिमम रीइंबर्समेंट उतनी हो सकती है जितनी हमारी क्या है? प्रोविजन है। तो ये पैरा 53 और 54 शायद आपको याद हो। इन P&L द एक्सपेंस रिलेटिंग टू प्रोविजन में बी प्रेजेंटेड नेट ऑफ अमाउंट रिकॉर्डेड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब पेपर में क्या करना है आपने? पेपर में आपने प्रोविजन वाली फिगर को पकड़ के इधर लिख देना, एंड मे बी प्रेजेंटेड नेट ऑफ अमाउंट रिकॉर्डेड फॉर रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट वाली फिगर को इधर लिख देना है और इस फिगर के अंदर सारा डाटा मर्ज कर देना है। इसके बाद पैरा 66, 68 ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। इसमें ना आपको बीच में जाके मिलेगी ये, दिस स्टैंडर्ड डिफाइंस एन ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग ऑब्लिगेशन एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट। और उसके बाद ये डेफिनेशन मेरा नहीं ख्याल लिखनी पड़ेगी, लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड करनी है प्रोविजन, उसके लिए ये लाइन आप लिख के आ सकेंगे। द अनअवॉइडेबल कॉस्ट शेल बी द रिफ्लेक्ट द लीस्ट नेट कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग। ये लफ्ज़ मैंने क्लास में यूज नहीं किया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विच इज द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट एंड एनी कंपनसेशन। और तो ये फिक्रा लिख के उसके बाद सवाल का डाटा अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल लेवल की तरह इंग्लिश हो जाएगी। इसके बाद आपको रिस्ट्रक्चरिंग में भी जरूरत पड़ेगी ज्यादा। रिस्ट्रक्चरिंग में पैरा 70 ये तो बताते हैं रिस्ट्रक्चरिंग है क्या। इसके बाद आपको 72 में ना खाली आपको ये लिखना पड़ेगा, अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइजेज व्हेन एंड ओनली व्हेन एंटिटी हैज अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान एंड इट हैज रेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन इन दोज अफेक्टेड। तो उसमें कीजिएगा कि ये जो वीडियो यूट्यूब पे ऊपर पड़ी होगी, हर स्टैंडर्ड के बाद इसको नज़र मार लीजिएगा। अगर अभी आपको चीज़ें याद नहीं आ रही ना, तो ये वीडियो में हर स्टैंडर्ड के बाद नज़र मार लीजिएगा। अच्छा, रिस्ट्रक्चरिंग में असल बात ये होती है कि किन चीज़ों को रिस्ट्रक्चरिंग में डालना है, किन को नहीं डालना। उनके लिए थोड़ी थोड़ी लॉजिक्स लिखी हुई हैं, वो आपको पता है। ये पैरा 81 इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 81, 82, 83। रिस्ट्रक्चरिंग में रीट्रेनिंग, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम और इनकी लॉजिक, दीज रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस।
आइडेंटिफाइबल फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को भी नहीं प्रोविजन बुक करते इसकी, और गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट भी नेट नहीं करते। तो ये बस 3 पैराज हैं। इसके बाद आपको IFRS पार्ट बी जो आपके घर में पड़ा हुआ है, वो तो मैंने खुलवाया था आपको, कहा था कि उसको खोल के जाके देख लें, उसमें स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स दी हुई हैं, स्मोक फिल्टर्स वाली और वो सारी। अच्छा, IFRS 15 निकाल लें पार्ट A1। अच्छा एक मिनट, अगर इसके आपने डिस्क्लोजर देखने हैं ना, डिस्क्लोजर, तो डिस्क्लोजर में ये आपको प्रोविजन के डिस्क्लोजर मिलेंगे। डिस्क्लोजर ना स्टैंडर्ड के एंड पे होते हैं। ये डिस्क्लोजर आपको प्रोविजन के मिलेंगे पैरा 84। पैरा 85 में बताना है कि वो जो नोट्स नहीं बनता था कि प्रोविजन में डिस्क्रीट नेचर बताएं, एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट बताएं। इसके बाद पैरा नंबर कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी के डिस्क्लोजर देखें और कॉन्टेंजेंट एसेट के किधर हैं। ये लाइन पढ़ें, फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन। ये किसके डिस्क्लोजर हो गए? प्रोविजन के। ये भी एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन। एक बार याद रखिएगा, प्रोविजन के ना कंपैरेटिव फिगर्स नहीं बनानी होती, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इनका नोट की नहीं चाहिए होती। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट एंड ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट। कहाँ लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ इवेंट, ये। और इसी तरह कंटिंजेंट एसेट के बारे में भी, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ कंटिंजेंट एसेट एंड वेयर प्रैक्टिकेबल एस्टीमेट ऑफ देयर फाइनेंशियल इफेक्ट। तो ये 3 डिस्क्लोजर्स हैं, ये भी मैं डाल दूंगा। पैरा 89 बने, 86 और 84, 86 और 89। अच्छा जी, चलें IFRS 15 ताज़ा है, इसमें तो इंशाल्लाह ज़्यादा आसानी होगी। IFRS 15 पार्ट A1, ये कह रहे हैं 885 पे जो इनके पास स्टैंडर्ड की कॉपी मौजूद है, 885। ये जी स्टैंडर्ड ऐसा है। अब IFRS 15 या 16, इसमें आपको, या IFRS 8, इनमें आपको शुरू में डेफिनेशन नहीं मिलेंगी। ये IN चल रहा होता है इंट्रोडक्शन, यहाँ से प्रॉपर स्टैंडर्ड शुरू होता है, ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब देयर आर नो डेफिनेशंस, कोई डेफिनेशंस नहीं है। अच्छा, चलते चलते स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैरा नंबर 9, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। 5 चीजें याद हैं? 1 2 3 4 5। ये कॉन्ट्रैक्ट में 5 चीजें हैं। इसमें ना एक काम कीजिएगा, अगर कभी बुक में पेज 317 पर ICAP ने सिर्फ यहां तक इसको लिखा है, तो पॉइंट E को पूरा ना पढ़ने बैठ जाइएगा, जितना बुक में लिखा है उतना पढ़िएगा। ये पैरा थोड़े से हैं जो मैंने येलो में हाईलाइट किया, अगर आप देखें। पैरा 17 कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये मेरे ख्याल से अभी कॉम्बिनेशन तो पहले सिनेरियो में ही चलेगा ना, स्टेप 1 चल रहा है अभी मेरा। आज जो पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएटेड इज अ पैकेज डील, एक चीज दूसरे पे और एक सिंगल PO है। किताब का पता नहीं पेज 318 था, हाँ पेज 318। PO सेटिस्फाइड ओवर टाइम, लेकिन बीच में PO सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम भी मैंने बताया था। ये एक दफ़ा सवाल आया था कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, गुड्स बेच देना, रीसेल ऑफ गुड्स। ये पैरा शायद लिखा हुआ है मैंने, ये भी डाल दूंगा। पैरा 26 ऐसी गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं, सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, पैरा 27 कहता है a good or service is distinct if both of the following are met। अगर चीजें ऑन देयर ओन किधर है, ऑन इट्स ओन या विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? डिस्टिंक्ट की। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? डिस्टिंक्ट की। और पैरा नंबर 29, पैरा नंबर 29 में वो बातें हुई हैं जो मैंने आपसे की हैं, इनपुट्स को मिलके कंबाइंड आउटपुट बन जाए और इनपुट बाकी आउटपुट्स को मॉडिफाई कर दे या हाईली डिपेंडेंट हो। पैरा नंबर कौन से? 29। लेकिन आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा ज़रूरी होगा ये। पैरा 29। पैरा 38 PO सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। पहले 35 देखें, PO सेटिस्फाइड, ये तो याद है ना सबको, कस्टमर साइमल्टेनियस रिसीव्स एंड कंज्यूम। सबसे जो कड़ी शर्त है और अजीब सी, द एंटिटीज परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद एन ऑल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी एंड द एंटिटी हैज एन एनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। ये वो जो 2 बातें थी हमारी।
तो ये 3 शर्तें अगर पूरी हो जाए तो पीओ सेटिस्फाई कैसे हो रहा होगा? ओवर टाइम। अब वो जो एमसीक्यू हमने किया था ना क्लास में एक, तो उसमें अगर ये वाला पैरा खोल लेते ना, पैरा 35, तो पता चलता कि ये वाला पॉइंट अधूरा लिखा हुआ है, तो ये वाला पैरा वहां से खोल के आइडिया हो जाएगा ये अधूरा लिखा हुआ है। और वो जो एक और एमसीक्यू किया था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 5 चीजें थी, वो भी वो वाला पैरा खोल के पता चल जाएगा। ओके, पीओ सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, पैरा नंबर कौन सा? 38। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था सिर्फ हेडिंग्स आपको मिलेंगी। एंटिटी हैज अ प्रेजेंट राइट ऑफ पेमेंट, कस्टमर हैज अ लीगल टाइटल, एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड फिजिकल पोजेशन, and the customer has significant risk and reward, and the customer has accepted the asset। ये पूरा पूरा पढ़ेंगे या जितना किताब में लिखा हुआ है? जितना किताब में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड का पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स, पैरा नंबर 95,678, और इसकी अपेंडिक्स भी एंड पे देखेंगे जरा डेफिनेशंस किस किस चीज की दी हुई हैं। 95,678 इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, नहीं बस 95 भी मेरे ख्याल से कोई ज़रूरी नहीं है, बस 97 और 98 ही काफ़ी है। 97 डायरेक्ट लेबर को डालना होता है कॉस्ट में, डायरेक्ट मटेरियल को। आई के अपनी किताब में सिर्फ इतना से लिखा हुआ है, एग्जांपल्स नहीं लिखी हुई। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, और जो कस्टमर को हम चार्ज करते हैं स्पेसिफिकली, और अदर कॉस्ट दैट आर इनकर्ड बिकॉज एन एंटिटी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने पैसे दिए। ये आपको पता चलेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में किन किन चीज़ों को डालना है, मटेरियल, लेबर, रेंट का खर्चा, फलां खर्चा। अच्छा, 97 में क्या मिलेगा? 97 में ये मिल जाएगा। 98 में क्या मिलेगा? एन एंटिटी शेल रिकॉर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट एज एक्सपेंस, इनको फिर कैपिटलाइज नहीं करना। जनरल एडमिन, वेस्टेड मटेरियल, पुरानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ किताब में। पॉइंट डी वाला काट सकते हैं आप, ये नहीं लिखा हुआ किताब में। काटने का तरीका कोई नहीं, सीए फाइनल में यूज हो जाएगा, बस जो टिक करना है वो टिक कर दो, ABC। अच्छा, अब एक क्या रह गया IFRS 15 में? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या होगा? डेफिनेशंस। IFRS 15 के कोई डिस्क्लोजर्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, अपेंडिक्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, आज जो डेफिनेशन पढ़ी कॉन्ट्रैक्ट, अपेंडिक्स नीचे देखे ना, पैरा 129 के बाद। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कस्टमर की कोई जरूरत नहीं, इनकम की शायद कोई जरूरत नहीं। पीओ, पीओ पढ़े आज? या गुड और सर्विस या सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच एन एंटिटी वुड सेल अ प्रॉमिस गुड टू अ कस्टमर सेपरेटली, अलग से बेचें, फेयर वैल्यू जिसे आप कहते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस, जो आप कस्टमर से चार्ज करें, एंड इट्स ओवर। बस ये थी। अच्छा, ये थी अपेंडिक्स। IFRS 15 हो गया। नौ आप देखते हैं रह क्या गया। अब बस इट्स ओवर, अब मैं और स्टैंडर्ड आपको नहीं खुलवा रहा। IFRS 15 में यूज़ करना था, IAS 1037 में ज़्यादा यूज़ करना था। बाकी ज़रा गाइडेंस ले लें, थोड़ा सा समझ आ गई आपको चीज़ें। IFRS 16 में पेज 42 वाले डिस्क्लोजर शायद कम हो, स्टैंडर्ड में शायद ज़्यादा हो, तो सिर्फ पेज 42 वाले हम टिक करेंगे। लेसर के डिस्क्लोजर बिट स्कैटर्ड होंगे इधर, किताब में थोड़े लिखे होंगे, स्टैंडर्ड में ज्यादा होंगे। मेरा नहीं ख्याल इनको करने की जरूरत है, ढूंढ ढांड के टिक कर लीजिएगा किताब के पेज 55 to 6 वाले, 1-2 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मैंने लिख दिया, बिट स्कैटर्ड होंगे बुक में। बुक में थोड़े कम डिस्क्लोजर है, स्टैंडर्ड में ज्यादा है, लेकिन ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं, हम वही करेंगे जो पेपर के रेलिवेंट है। प्राइमरी इंडिकेटर्स पता है फाइनेंस लीज के? 5 फाइनेंस लीज पुरानी बातें, प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं। एक डेफिनेशन है अपेंडिक्स ए की इंपॉर्टेंट, वो है लीज पेमेंट्स। अपेंडिक्स ए आपको कहाँ मिलेगी? एंड पे, क्योंकि IFRS है, वहां डेफिनेशन किसकी मिलेगी? लीज पेमेंट्स की। ये किस पेज पे है? 35 हमारी किताब पे। IAS 38 हो गया, IAS 12 की कोई जरूरत नहीं, IAS 10 हो गया, IAS 37 हो गया, IFRS 15 हो गया, IAS 41। अब मैं स्टैंडर्ड तो खोल नहीं रहा, लेकिन किताब से पैरा 1, 4, 5, 10, 34, 35, 50, 54, 56 जरा नजर मार लेता हूं कि क्या चीजें दी हुई हैं किताब के अंदर। वॉल्यूम 1 नहीं होगा, हाँ, कि किधर है IAS 41? इधर चैप्टर 8 के नाम से है या IAS 41 के नाम से है? गुजर गया किधर? दरमियान में, ऊपर, ये जी। कौन से पैराज हैं? आप लोगों के सामने नजर आ रहे होंगे पैराज, नोट्स आपको दिए हैं मैंने। कौन कौन से पैराज हैं? पैरा 1
स्कोप क्या है, आगे पैरा 4 बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और उनसे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं। पैरा 5 कुछ भी नहीं है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की डेफिनेशन है। अगला पैरा 10 ढूंढने, बुक का सफा नंबर भी मैंने डाल दिया, पैरा 10 पेज नंबर 490। इसका मतलब है बाकी बातें आपने पढ़नी है लेकिन स्टैंडर्ड में टिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इतनी दफ़ा क्लास में रिपीट हुई है। अच्छा, पैरा 10 बायोलॉजिकल एसेट रिकॉर्ड करें, आपका कब्जा है, आप उसकी फेयर वैल्यू मालूम कर सकते हैं और प्रोबेबल है फ्यूचर में बेनिफिट आने। मेजरमेंट की मैंने पैरा स्टिक नहीं की है क्योंकि आपको पता है मेजरमेंट होती है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, तो जो बातें क्लास में बार बार हुई हैं और आपको पता है उनको कोई टिक करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसके बाद कौन सा पैरा है, 34 और 30। हाँ, 34 में लिखा हुआ है अनकंडीशनल ग्रांट क्या होती है और 35 में लिखा हुआ है कंडीशनल ग्रांट क्या होती है, ये खोल के देखना पड़ता है। अगला कौन सा है, पैरा 50। इसमें मैंने जनरल डिस्क्लोजर टिक नहीं की है, जनरल डिस्क्लोजर्स की इतनी शायद जरूरत ना पड़े। पैरा 50 रिकॉन्सिलेशन टाइप चीज है, गेन लॉस और वो प्राइस और फिजिकल चेंज। और पैरा 54 में दिए में डिस्क्लोजर्स इफ फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। आपको याद है ना, कई शीप्स होती थी बाहर के मुल्क से आती थी, उनकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर। अब ये चीजें को रटा नहीं मारनी, पैरा 54 में देख सकते हैं आप। और कौन सा पैरा है, 56 इफ फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट प्रीवियसली मेजर एट कॉस्ट नाउ बिकम्स अवेलेबल, तो कुछ और डिस्क्लोजर देने हैं, वो ये हैं। इसके बाद अगला कौन सा, वो ठीक है। अगले मुझे स्टैंडर्ड जरा मुझे नजर मार लेने दे, अगले कौन से रह गए हैं। IFRS 8 इंपॉर्टेंट है, हाँ उसका कराने मुझे पता है, आई नो। किधर है ये IFRS 8? नहीं, ये वो आज वाले नोट्स किधर है, ये किधर है जो मैंने अभी खोला हुआ है। रेवेन्यूज का स्टैंडर्ड किधर है, अच्छा तो वो ये पैरास किधर है। अच्छा, आगे कौन सा स्टैंडर्ड है जी, IFRS 8 पैरा 2 में। ठीक है, पैरा 2 में आपको सारी चीज़ें टिक नहीं करनी पड़ेंगी। पैरा 2 में अगर आप किताब का पेज 434 खोलेंगे तो सिलेक्टिव चीज़ें टिक करनी पड़ेंगी। और पैरा 5, 12, 22, 23, 24, 28 डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से डिस्क्लोजर्स आते हैं IFRS 8 में से। तो आपको याद है IFRS 8 के डिस्क्लोजर्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, सेल्स, एक्सटर्नल, इंटरनल। तो जब आप चैप्टर पढ़ के फारिग हो चुकेंगे ना, तो उस वक्त आपने ये खोल के देखा करना है। IAS 21 में सिर्फ प्राइमरी इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, पैरा 9 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जी IAS SIC 32, ये तो वेबसाइट कॉस्ट रट्टा मारी नहीं जा सकती, ये तो आपको IFRS पार्ट B में घर जाके मिलेगा, SIC 32 एंड पे दिया हुआ। उसके बाद IFRS 10 में पैरा 4 और 6 किताब से देख लीजिएगा, अगर बात याद आ गई तो बहुत अच्छी बात है। इट्स ओवर नाउ, यहाँ पे क्लोज कर दो।